Guys, if you have any doubts, please ask. Let me know the last part of the last lecture. हमने क्या finish किया था? So pinnacle and pinnacle to be arranged. अच्छा, ओके. पिनाकोल डीएमाइनेशन नहीं किया ना बेटा? No, sir. ओके. लिखिएगा पिनाकोल डीएमाइनेशन. कई बार सेमी पिनाकोल भी इसको बोलते हैं. यहाँ पर एक्चुअली दो OH में से एक OH NH2 होता है. मतलब एक OH के बदले NH2 होता है. So it will be like this. Structure of the substrate will be like this. So in this case, the difference between pinnacle and this one is, in this case, every time it is NH2 that you will remove NH2 group. And what reagent to add? HNO2. HNO2, or you may get NaNO2 plus HCl or H2SO4. रिकॉल करिए, हम लोगों ने RNH2 जो है वो RN2 प्लस और फिर ये N2 हट करके डायजोनियम का रिएक्शन याद करिए. तो सेम मैनर में आपको ये करना है यहाँ पर. सो इट विल बी लाइक दिस. यहाँ पर N2 प्लस बन जाएगा बिकॉज ऑफ रिएजेंट्स. उसके बाद जब ये बाहर हटेगा तो R1 और R2 में से कोई एक ग्रुप माइग्रेट करेगा. दैट मीन्स यहाँ तक तो आपको पहुंचना ही है. सो यू हैव रीच्ड टू अ स्टेज जहां पर आपको फर्स्ट कार्बोकेटायन पिनाकोल वाला मिलता है. फिर इसके बाद माइग्रेशन. तो आप R1 C प्लस OH, यहाँ पर आपने एक ग्रुप माइग्रेट करवा दिया. एंड देन जिस पोजीशन पे C प्लस है वहीं पर you'll get C double bond O. That means the product is same. Any confusion, anyone? If no confusion, you go. Done. Should I remove this page? Why not, sir?
Done, sir. इस पर बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा. Let me tell you one thing. Many times you will feel that there should not be any expansion or contraction. But if it is pinnacle, वो सारे barriers break हो जाएंगे. I repeat my point. I am saying many times you will feel that there should not be any expansion and contraction रिंग का, बट पिनाकॉल या फिर सेमी पिनाकॉल इन सब में वो बैरियर्स ब्रेक हो जाते हैं. अब इससे ज्यादा बड़ा हिंट नहीं दे सकता मैं. गेट द आंसर क्विक. हो पा रहा है बेटा? You can send your answer on WhatsApp.
शान वेरी गुड, सर्वेश वेरी गुड, प्रशस्त वेरी गुड, देन प्रशांत वेरी गुड। और किसी को नहीं आ रहा है बेटा? चलो देखो मैं बताता हूँ फटाफट, क्योंकि चीजें फिनिश भी करनी है। सो इस वाले में सबसे पहले तो तुमको वही काम करना है बेटा, इसको तो निकालना है। ये N2 प्लस बन करके निकलेगा, ये भी बन करके N2 प्लस बन करके बाहर निकलेगा। सो दोनों केस में आप वहां तक तो पहुंच ही जाएंगे, है ना, जहां पर CH2 प्लस वाला। अब यहाँ पर माइग्रेशन तो यहाँ तो विजिबल है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 4 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 4 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड पेयर शिफ्ट होगा ऐसा। तो दैट इज रिंग एक्सपेंशन केस, है ना। ऐसा था, इट वाज लाइक दिस। यहाँ OH था, तो ये जो बॉन्ड है ये पहले यहाँ कनेक्टेड था, तो यहाँ के मतलब यहाँ कनेक्ट होगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। इट इज यू नो 6 मेंबर्ड रिंग। और जिस कार्बन पे CO लगा है वहां C डबल बॉन्ड हो कर दो, आंसर आ गया। यही चीज जब तुम यहाँ करोगे ना, तो आपका जो है रिंग 7 मेंबर्ड हो जाएगा, जो नॉर्मली हमको हमको नहीं करना होता है। बट मैंने बोला ना कि यहाँ पर ये फोर्स्ड रिएक्शन, फोर्स्ड का मतलब यहाँ पर है कि बिकॉज कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इवन इफ यहाँ पर रिंग जो है वो 6 से 7 में जा रही है, वो अलाउड है यहाँ पर। तो दैट यू हैव टू राइट ऑन योर पेपर, क्योंकि ये आप मिस्टेक नहीं तो एग्जाम में कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा यहाँ रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, यहाँ इट इज अलाउड। इसको आप अच्छे से लिख लो बेटा, क्योंकि ये एरर, ये मिस्टेक लोग करते ही करते हैं। और इसको हम लोग कई बार ये भी बोलते हैं बेटा। आप चाहिए तो नाम लिख लो, पता चला कोई तुमसे आकर पूछ ले तो तुम्हें तो मालूम ही नहीं होगा, जबकि तुमने रिएक्शन कर रखी है। ये नाम टेढ़े मेढ़े से हैं। प्रोनाउंस तुम कर लो, स्पेलिंग आप मुझसे पूछ लो। TIFFENEAUDEMAYANOV, ठीक है, लिख लो। सर बोलो सर दोनों रिएक्शंस का नाम एक ही है। क्या बेटा? दोनों रिएक्शंस का नाम एक ही है ना? हाँ हाँ, वो एक्सपेंशन है ना, ठीक है। हाँ सर। क्या बेटा? Done? Should I remove this? Yes, sir. अब इसमें जो एक डिफिकल्ट चीज आती है वो ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जैसे मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन वाला एग्जांपल लिया था, उसमें भी एक OH को हटाकर NH2 कर दोगे
तो उसमें भी वही सब कर लेना है, वो अपने आप सोच लेना। एक तो ये एग्जाम्पल्स आप कॉपी कर लेना, यहाँ मैं NH2 लिख देता हूँ, यहाँ OH लिख देता हूँ, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। हाँ, इसमें रिएजेंट हर बार इस तरह का ही डाला जाएगा, तो ये इस तरह से आप ध्यान देना। ऐसा मैंने लिखा और यहाँ OH इस तरह का, ठीक है। या फिर अगर मैंने ये लिख दिया, इसमें तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए बेटा। क्लैरिटी किस चीज की? क्लैरिटी ये कि किसको आपको हटाना है। तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है कि मैं कार्बोकेटायन बनाकर देखूं फिर आंसर लिखूं, इसमें ऐसा नहीं है ना। तो ये तुम अभी इसको कर लेना सब, है ना। ये सब क्वेश्चंस के फॉर्म में लिख कर रखना, और डेफिनेटली तुम इसमें इसको निकालना, और मैं हाईलाइट कर लेना कर देता हूँ। और ये चीज तुम ये इस तरह से निकलेगा। इसमें आंसर्स फिक्स्ड है, इसमें ऐसा नहीं कि ये वाला होगा तो क्या होगा, इसमें नहीं। इसमें क्लैरिटी है कि कौन सा तुमको निकालना ही निकालना है, समझे ना। ये ओरिएंटेशन वाले हैं चीजें। अब एक ओरिएंटेशन वाला जो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं तुमको क्वेश्चन दूं ऐसा, PH AN OH और CH3NH2, इसका अगर मैं HNO2 के साथ रिएक्शन करूं तो डेफिनेटली आप इसको निकालोगे, है ना। ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। ये यहाँ पर ये तो मालूम ही है कि यहाँ पर ये N2+ बनेगा, और इसके बाद ये हट जाएगा। और इस अच्छा, AN क्या होता है बेटा? AN होता है एनिसिल। एनिसिल क्या होता है? ये, ठीक। उसी तरह से PH क्या होता है बेटा? फिनाइल। फिनाइल क्या होता है? सिंपल ये, ठीक। इन दोनों में अगर मैं पूछूं विच वन हैज ग्रेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, व्हाट विल बी योर आंसर? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसे पता चला? बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, सुनते रहिए नहीं तो बाद में स्पेलिंग समझ में नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस ये हो गया। तो इसका मतलब क्लियर कट इसमें आंसर आप बनाओगे, PH C डबल बॉन्ड O CH CH3AN। किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा इसमें? ठीक है, ये एक चीज है। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वो आपको ऐसा 3D स्ट्रक्चर या फिर ऐसा आपको फिशर प्रोजेक्शन देगा। आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल, ये ध्यान से देखना बेटा। ये इन दैट केस ये तो क्लियर है कि NH2 यहाँ से हटेगा, यहाँ इन दोनों में से कोई माइग्रेट करेगा, लेकिन यहाँ ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर आया कहाँ से? एक 3 डायमेंशनल पिक्चर से। क्योंकि इसका आप सॉर्ट्स प्रोजेक्शन बना सकते हो, न्यूमैन ड्रॉ कर सकते हो, इसका नहीं ड्रॉ कर सकते ना, क्योंकि इसमें कुछ आइडिया नहीं दिया हुआ। इसमें तो तुम रैंडम कुछ भी ड्रॉ करोगे, इसमें नहीं, इसमें जो दिया है उसके हिसाब से आना है। तो जब तुम इसको कन्वर्ट करोगे बेटा, ये है फिशर प्रोजेक्शन, फिशर को सॉर्ट्स में कन्वर्ट करना होता है हमको। और दूसरी बात है कि हमको NH2 निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, जब इसका कन्वर्जन करोगे तो ये इसका बेस्ट मैंने आपको सिखाया है, आप जाकर नोट्स चेक करना बेटा। मैं उसको डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप नोट्स अपने चेक करना। तो जो इसका मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर आएगा वो ऐसा आएगा, यहाँ पर NH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर AN और यहाँ पर PH। ये है मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ गिवन फिशर प्रोजेक्शन। ये मैंने आपको सिखाया है हाउ टू कन्वर्ट फिशर प्रोजेक्शन इनटू सॉर्ट्स। अपने नोट्स में आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ लिख लेना, चेक नोट्स
फॉर कन्वर्जन, ठीक है, चेक नोट्स फॉर कन्वर्जन। तो ये यहां से यहां जब गया, अच्छा मान लो दो एक जैसे हो, दो एक जैसे हो, कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो उसमें फिर आप देख लेना कि एक चीज तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। दूसरी रीजन है कि जो बल्की ग्रुप्स हैं CS PH और AN वो एक साथ नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे पता चलता है कि मोस्ट स्टेबल है। दो तीन होंगे जो इसी तरह के 60-60 एंगल पे होंगे, जिनको आप स्टैगर्ड जैसा स्टाइल में बोल सकते हो। बट उनमें भी जब तुम देखोगे दो तीन, जैसे आप ये रिकॉल करो, हम लोगों ने गॉश फॉर्म लिखा, गॉश फॉर्म के बाद एंटी, तो गॉश एंटी देखने में एक ही जैसे होते हैं ऑलमोस्ट, उनमें भी 60-60 का एंगल होता है। फिर स्टेरिक देखा था तो एंटी वाला ज्यादा स्टेबल निकला था, फिर उस पर डोमिनेटिंग था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। इस तरह करके ये मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर तक पहुंच गए। अब आते हैं वापस कि जब तुम यहाँ पहुंच गए तो देख कर बताओ बेटा NH2 के एंटी पे कौन है। NH2 के एंटी पे देख पा रहे हो, एंटी ग्रुप माइग्रेट्स फॉर मेजर प्रोडक्ट। और जब पीएच NH2 के एंटी में है तो ये निकलेगा, पीएच आएगा, यानी कि आपका जो मेन आंसर हो जाएगा वो ये होगा बेटा। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता आपको, ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले सोचा कि तुम्हारे बैच में इसकी जरूरत नहीं है, उसको अवॉइड कर दें। फिर मैंने सोचा एक आध भी बच्चा अगर होगा जो ग्रास्प कर लेगा इसको तो उसको मैं बता दूं, ठीक है। नहीं तो बाकी सारे बच्चों के लिए यहाँ तक ये जो रिंग एक्सपेंशन वाला पार्ट है दैट इज इनफ, ठीक है। जिन्हें अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। आई ट्राइड माय बेस्ट ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ओरिएंटेशन यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर है। ऊपर मैंने नॉर्मल रिएक्शन लिखा, ये एक नॉर्मल सिनेरियो है जिसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया था। यहाँ ओरिएंटेशन के साथ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर इज विद ओरिएंटेशन। ये ध्यान से आप इसको कॉपी कर लो बेटा। Somebody is asking for previous page. 1 minute. This one? Done, sir.
Done, sir. Okay. Done, sir.
Done. हो गया बेटा, सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. Now you write preparation by. प्रिपरेशन किस चीज का बेटा? चैप्टर का नाम एल्डिहाइड्स कीटोन्स। प्रिपरेशन बाय डाइबैल एच। इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, AlH CH2 CH3 CH2 CH3 CH3। ये है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। AlHIBu ट्वाइस, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉपी कर लो एंड देन राइट अ नोट। Done, sir. Sir, note. नोट लिखिएगा। एस्टर्स RC डबल बॉन्ड R डैश, ये एस्टर्स की कैटेगरी में। एंड नाइट्राइल्स NITRILES can be reduced ये एल्डिहाइड प्रिपरेशन मेथड समझ लो, ऐसा है। can be reduced to aldehydes by use of dibal H, Further you write over reduction to alcohol must be avoided. By using controlled amount of reagent. Next, temperature should be kept little low. ध्यान से देखो बेटा, RC डबल बॉन्ड R डैश, इसमें वो आपको ऐसा लिख कर देगा।
नॉर्मली सॉल्वेंट वगैरह भी दिया हो सकता है, जैसे हेक्सेन और हाइड्रोलिसिस पे। ठीक, सेम मैनर में यहाँ पर भी आप रिपीट कर लोगे, और बोथ केसेस द प्रोडक्ट यू विल राइट एल्डिहाइड लाइक दिस। ठीक है, ये मैकेनिज्म की कोई खास जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कभी नहीं पूछते हैं वो। हाइड्राइड है तो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, एच का ट्रांसफर होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आई विल गिव यू फ्यू नोट्स आफ्टर दिस, कॉपी दिस एंड देन राइट। Fine, sir. नोट लिखिएगा बेटा, C double bond C and C triple bond C remain unaffected. C double bond C, C triple bond C remain unaffected. Next point लिखिएगा, normally carboxylic acids remain unaffected. Normally carboxylic acids remain unaffected, but in certain cases they have been reduced. In certain cases they have been reduced to aldehyde, like caproic acid. कैप्रोइक का मतलब होता है हेक्सेनोइक। ठीक है, एंड या एंड नहीं, यही काफी है, कैप्रोइक एसिड। ठीक है, ये आप लिख लो। इसके बाद वेरी सिमिलर टू दैट प्रीवियस वन, यहाँ पर लिखिएगा प्रिपरेशन यूजिंग, इसमें भी बड़ा सा नाम है, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर जैसा मैंने पहले बताया था वो स्टाइल में, कि जो ग्रुप्स हैं वो किसके साथ कनेक्ट कर दोगे बेटा, एल्यूमिनियम के साथ। तो यहाँ एक तो हाइड्राइड ही होगा क्योंकि उसी का ट्रांसफर होता है, और बाकी ब्यूटॉक्सी ग्रुप तो टर्शरी ब्यूटॉक्सी है। टर्शरी ब्यूटाइल का फॉर्मूला ये होता है, और ओ लगने पर ब्यूटॉक्सी बोल रही हो आप। तो यहाँ पर भी सेम मैनर में पहले ओ, फिर इस तरह से टर्शरी ब्यूटाइल, यहाँ पर भी ओ फिर टर्शरी ब्यूटाइल। अब नाउ यू कैन से एल्यूमिनियम हैज गॉट 4 वैलेंसीज, इसलिए माइनस, Li प्लस और यहाँ माइनस। ठीक, तो ये है आपका लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाउ यू कॉपी दिस अगेन, राइट।
Sir, note. डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नोट लिखिएगा इसमें। एसाइल हैलाइड्स can be reduced. Acyl halides can be reduced to aldehydes. Acyl halides can be reduced to aldehydes by treatment with यही लिख लेना, लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सामने स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन डाइग्लाइम सॉल्वेंट। डाइग्लाइम सॉल्वेंट स्ट्रक्चर की कोई खास जरूरत नहीं है, बट अगर आपको चाहिए तो यू कैन ड्रॉ दिस वन। ये डाइग्लाइम का स्ट्रक्चर है, कॉपी कर सकते हो इसको। एट -78 डिग्री सेल्सियस, एट -78 डिग्री सेल्सियस, एट -78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सर एक रिएक्ट प्रीवियस पेज। बड़ा कुछ कह रहे हो? सर 1 मिनट प्रीवियस पेज दिखा सर। डन सर। कॉपी कर लो बेटा।
Done, sir. Done, sir. Done, sir. Now you write Rosenmund reduction. एसाइल नहीं है बेटा, एराइल ग्रुप है, ARYL। रोजेनमुंड रिडक्शन ये क्या होता है? तो इसमें क्या बोला जाता है कि एसाइल हैलाइड्स, दैट मींस RCOCl are reduced to aldehydes, that means RCHO, by hydrogenolysis। ठीक है, यूजिंग लिंडलार कैटलिस्ट। देखो एक जगह और पढ़ा था तुमने, याद है लिंडलार कैटलिस्ट? एल्काइन चैप्टर, एल्कीन चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन में। तो इसमें इस तरह कई बार लिख कर देगा, बॉइलिंग साइलिन दिया होगा तुम्हें, और PDBSO4 लिखा होगा, लाइक दिस। ना भी लिखा हो बॉइलिंग साइलिन, तभी भी आप आंसर वही लिखेंगे, RCHO। कॉपी कर लो बेटा इसको। सर हाइड्रो के बाद क्या लिखा आपने? सर क्या बेटा बोलो? सर हाइड्रो के बाद क्या लिखा आपने? हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्रोजिनोलिसिस। हो गया?
Yes, sir. Now you write Stephen reduction. बेटा इस वीक में हमारा कोई और भी लेक्चर है? Yes, sir. एक है. किस दिन है बेटा, कुछ आइडिया है? Sir, Saturday. ओ सर सैटरडे को है। ठीक है, चल नोट लिखो बेटा। Sir, note. लिखिएगा। The reaction involves addition of nitrile. Nitrile means RCl to a suspension of anhydrous SnCl2. Anhydrous SnCl2 in a diethyl ether. Saturated with HCl. The resulting crystalline complex, हमें मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, लेकिन क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्स लिख लो ये। The resulting crystalline complex is collected and hydrolyzed by boiling water to give aldehyde. लिख लिया बेटा? नेक्स्ट लिखिएगा, preparation by pyrolysis of calcium salt of carboxylic acid. इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें 3 केसेस होते हैं बेटा। अगर तुमने फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट ले लिया ऐसा, ठीक, और उसको हीट कर दिया, तो इसमें सिंपल तरीके से हम सोचते हैं, मान लीजिए कि इसको मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं, HC डबल बॉन्ड OCA OC डबल बॉन्ड H, और मैं तुमसे बोलूं कि बेटा इसमें से CaCO3 निकाल दो,
तो तुम इतना हिस्सा निकाल दोगे, जो बच गया उसको जोड़ दो। क्या विजुलाइज कर पा रहे हो? ठीक। इसी तरह से एक केस रहता है जिसमें RCO होल ट्वाइस C आएगा, इसको हीट करोगे तो सेम मैनर में यू रिमूव CaCO3, you'll get कीटोन। फिर अगर मिक्स्ड ले लिया, मतलब एक फॉर्मिक वाला ले लिया और एक कार्बोक्सिलिक कोई दूसरा ले लिया और ये हीट किया, तो इट हैज बीन फाउंड कि ये आपका प्रोडक्ट बनता है RCHO। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। और यहाँ पर क्या मिल रहा है? अदर एल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ क्या मिल रहा है? कीटोन। ये क्या था? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये क्या था? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अदर कार्बोक्सिलिक, अदर देन फॉर्म। और ये क्या है? मिक्स्ड है। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा इसको। Done, sir. डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें यहीं पर एक नोट लिखो आप। नोट लिखिएगा। When vapors of carboxylic acid, when vapor of carboxylic acid is, ऐसा करके, when vapor of carboxylic acid is passed over, when vapor of carboxylic acid is passed over manganous acid, manganous oxide, MnO, manganous oxide,
at about 300 to 400 degrees Celsius, at about 300 to 400 degrees Celsius, aldehydes or ketones are obtained. Aldehydes or ketones are obtained. Aldehydes or ketones are obtained. इसमें कई बार थोरिया भी यूज करते हैं, THO. Somebody is saying repeat the note. I am repeating. When vapor of carboxylic acid is passed over manganese oxide, MnO, at about 300 to 400 degrees Celsius, aldehydes or ketones are obtained. Copy this, beta. हो गया? Yes, sir. इसमें एक दो छोटे छोटे रिएक्शंस हैं. अगर आप रिकॉल करो तो हम लोगों ने कोरे हाउस सिंथेसिस किया था बेटा, याद है? जिसमें हम लोग बोलते थे गिलमैन रिएजेंट. तो गिलमैन रिएजेंट नॉर्मली क्या यूज होता है? R2CuLi लेते हैं और कोई एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? RR. अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो. अब देखो हम लोग क्या चेंजेस कर देंगे. अगर इस R के बदले हम ले लें RCOCl, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCOR. आप विजुलाइज कर पा रहे हैं? कुछ नहीं, आपको केवल यहाँ का एक R और यहाँ का, और इसी तरह से ये हिस्सा. तो बस यहाँ पर आपको कीटोन मिल गया. तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस अभी के लिए. इसको कॉपी कर लो बेटा.
आगे लिखना, बाय द रिएक्शन, इसको अवॉइड भी कर सकते हो, इतना एग्जाम में नहीं आता है। एसिड क्लोराइड विद ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड। ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड क्या होता है बेटा? R2CD। अगर आप थोड़ा बहुत रिकॉल करें तो हम लोगों ने ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोमैग्नीशियम तो वही है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। तो RCOCl, मान लीजिए ये एसिड हैलाइड लेते हो और इसमें R2CD डालते हो, तो इसमें कुछ तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, इसके दो मॉलिक्यूल्स यूज हो जाएंगे, R-COR, बस इतना तुम्हें कर देना है। ठीक, कीटोन मिलता है इसमें। और इसकी खास बात ये होगी कि बाकी ग्रुप्स अनअफेक्टेड होंगे, यानी NO2, CN, CO, COR एटसेट्रा रिमेन अनअफेक्टेड। जबकि अगर तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया होता तो ये सबके साथ लगभग रिएक्शन हो जाती है। तो ये आप याद रखना। और इसका जो प्रिपरेशन, ये एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो और उसमें आप जो है CdCl2 डाल दो, CdCl2 डाल दो तो आपको R2CD मिल जाता है। ये चाहिए तो लिख लो, बाकी रिएक्शन दैट इज इनफ। Done, sir. अब इसमें कई सारी प्रिपरेशंस ऑलरेडी कर ली हैं, तो आप लिख सकते हैं बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल यूजिंग कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। याद करिए कहाँ किया है बेटा इसको? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। एल्कोहल। फिर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन यूजिंग HgSO4 H2SO4। कहाँ किया है बेटा? इन एल्काइन चैप्टर। फिर क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। कहाँ किया बेटा? एल्काइन चैप्टर। लिखना जरूरी, भले ही हमने किया है, मतलब यहाँ कम से कम काइंड ऑफ रिवीजन आपके लिए। ये सब कॉपी कर लो बेटा। ये आपका एलिफैटिक के जो भी एल्डिहाइड्स कीटोन्स हैं, उन सब का प्रिपरेशन मेथड फिनिश हो गया। अब दो तीन एरोमेटिक वाले हैं वो हम लोग लिख लेंगे।
Done, sir. अब यहाँ लिखिएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन, स्पेशल मेथड, और तो उसमें भी आएगा। वन वेरी पॉपुलर रिएक्शन जिसको बोलते हैं बेटा गैटरमैन कोच रिएक्शन, बहुत एग्जाम में आता है। गैटरमैन कोच रिएक्शन, कुछ नहीं, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। CO और HCl लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और एनहाइड्रस AlCl3, और साथ में या फिर CuCl। CO और HCl ये एक्चुअली हमारा काम करता है, CHO लगाता है, इसको कहते हैं फॉर्मुलेशन। ये मैंने शायद पहले बताया हुआ है आपको। और यहाँ तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन में भी आती है, जी मेन में भी, एडवांस में भी, ये बेंजीन है। ठीक है, इसको लिख लो। Done, sir. या इसी तरह फटाफट रिएक्शन लिख लेंगे। एक सिंपली हम बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन, ये एक्चुअली गैटरमैन रिएक्शन और गैटरमैन कोच और एक हॉश रिएक्शन करके सब एक जैसे, बहुत मैचिंग वाले, सिलेबस वाइज सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, स्टार मार्क इसको करके रखना। अगर कुछ ना समझ में आए तो समझ लेना यही रिएक्शन है। ठीक है, गैटरमैन रिएक्शन, इसको एल्डिहाइड सिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये समझ लो एक बेंजीन, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ZnCN2 लेते हैं, HCl लेते हैं, और एक्चुअली में हो सकता है कि ये जो आपका ये है, इसके बदले वो ऐसा आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है ना बेंजीन पे अटैक करने के लिए बेटा, तो बिना इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी। तो एक इंटरमीडिएट हम लोग ऐसा बनाते हैं, H हटा करके बेंजीन रिंग का ऐसा इंटरमीडिएट, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो वो बन जाएगा ArCHO। यही तो चाहिए होता है, इतना डिटेलिंग चाहिए नहीं, बट फिर भी मैंने लिख दिया, आप लिख सकते हो। और ये क्या है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है।
Should I remove this? इसको लिख लो बेटा। Done, sir. Done. Now you write by the oxidation of toluene. ये सब आप ले सकते हो। इटार्ड रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, याद करो। क्रोमिल क्लोराइड, बाकी 3 इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं 4 लिख रहा हूं यहाँ पर। इसके लिए नॉट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट कर लेना, यू कैन इग्नोर दिस। फोर्टी डिग्री सेल्सियस रिमूव कर दे। Yes, sir. बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड लिख लो। और इसमें एक पार्ट तो आपने पहले से ही किया होगा। जैसे मान लीजिए टॉलुइन दिया है, तो इस टॉलुइन में आपने Cl2H डाला, तो ये बेंजाइल क्लोराइड ऐसे मिल गया, है ना। या फिर आप रिकॉल करो, SO2Cl2 और H2 ये भी डालते थे, तो CH2Cl ही मिलता था। अब इसमें क्या कर सकते हो, मान लीजिए कि तुमने इसमें एक और मोल डाल दिया, ठीक, तो आपको यहाँ 2 Cl आ जाएंगे। सेम मैनर में यहाँ भी कर सकते थे। और फिर एक्वस KOH, 2 OH आएंगे, फिर एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, एक H2O निकाल के CHO। क्लियर है। लेकिन ये जो बेंजाइल क्लोराइड मिला आपको,
इसको हम लोग ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग, वो इतना सिलेबस के हिसाब से आता नहीं है। नंबर 1 लेड नाइट्रेट, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मैकेनिज्म, बट लिख कर इसलिए रख लेना बेटा कि अगर मान लो अभी जे एडवांस वगैरह में कहीं नहीं आया, मेन में भी नहीं आया, लेकिन कोचिंग क्लासेस वाले पेपर में डाल देते हैं, फिर तुमको लगेगा कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं, जबकि उसकी कोई खास जरूरत ही नहीं, समझे ना। तो एक दूसरा होता है सोमलेट रिएक्शन, बोलते हैं ऑमलेट नहीं, सोमलेट रिएक्शन, ठीक है। तो ये ऐसा शॉर्ट में लिख लो, फिर मैं इनके रिएक्शन पीछे लिख देता हूँ। Done, sir. जो मैं बोलता हूँ ना, किसको इग्नोर कर सकते हो, इम्पोर्टेंट नहीं है उनको लिख लिया करो, और या कोई कलर्ड पेन या कुछ ऐसा इस्तेमाल करके, सो दैट टाइमिंग आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि अगर मान लीजिए कि टाइम आपके पास कम है और आप जबरदस्ती इसमें टाइम वेस्ट कर दोगे, जो एग्जाम्स में अभी तक बहुत कम पूछा गया है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये शो ऑफ के लिए बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। शो ऑफ का मतलब मेरा ये होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोचिंग क्लासेस के पेपर तुम डेफिनेटली आगे चल करके अलग अलग कोचिंग क्लासेस के पेपर मिलेंगे, उनको सॉल्व करोगे, उनमें इस तरह की क्वेश्चंस मिलते हैं, और जिससे आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि हमारे पास तो उतने सारे नोट्स नहीं है। इसलिए नोट्स आपको मैं बहुत सारे देता हूँ, बट हर बार आपको बताता हूँ बेटा इसको इग्नोर कर सकते हो, इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। इसको कॉपी कर लो बेटा। यहाँ एक कंपाउंड यूज हुआ है, ये इसको हेक्सामिथाइलिन, एक मिनट लिख देता हूं मैं, ये इसको बोलते हैं बेटा हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमाइन, टेट्राएमाइन, ठीक है। और चाहिए तो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो इसका, एन इस तरह से आप 4 बार ड्रॉ कर लो, और बीच में CH2 लगा दो। एक लग गया, 2 लग गया, 3 लग गया, 4 लग गया। अब क्या करोगे बेटा, इनके बीच में 5 लग गया, 6 लग गया, नाउ यू कैन सी 6, है ना। इस तरह का एक स्ट्रक्चर है जो आप लिख सकते हैं, एग्जाम मिथाइलिन टेट्राएमाइन।
डन। Yes. Yes, sir. चलिए, ये प्रिपरेशंस पार्ट ओवर। अब आप लिखिएगा प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट लिखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले लिख लेते हैं, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज कराने की जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर पोलर कंपाउंड्स। Aldehydes and ketones are polar compounds and hence have higher boiling point as compared to alkanes. As compared to alkanes of comparable molecular mass. Sir, can you repeat? Aldehydes and ketones are polar compounds and hence have higher boiling point as compared to alkanes of comparable molecular mass. By themselves, they are incapable of hydrogen bonding or forming hydrogen bond because they contain hydrogen bonded only to carbon, जबकि होना किसके साथ चाहिए? ऑक्सीजन के साथ. They have hydrogen bonded only to carbon. As a result, they have lower boiling points than alcohol and acid. As a result, they have lower boiling points than alcohols and acids of comparable molecular mass. So they have lower boiling points. Lower boiling points than alcohol and carboxylic acid. दूसरा, अब जो मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। Formaldehyde is colorless at room temperature और इसका बॉइलिंग पॉइंट लिख लो -21 डिग्री सेल्सियस। कलरलेस गैस लिखिएगा, कलरलेस गैस। फिर है जो आपको लिखना है, फॉर्मल्डिहाइड is used in 3 forms. Formaldehyde is used in 3 forms. पहला फॉर्म क्या होता है? फॉर्मेलिन। अगर आप लैब वगैरह विजिट करो तो उसमें ऐसा तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा, इट इज aqueous solution of formaldehyde. कितने परसेंट का? 40%। ये लिख लो आप। फिर इसके बाद दूसरा फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं पैराफॉर्मल्डिहाइड। पैराफॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? ये होता है बड़ा सॉलिड पॉलीमर। क्या होता है? सॉलिड पॉलीमर। तो ऐसा डैश डैश करके CH2O, फिर CH2O, फिर CH2 डैश डैश ऐसा करके बना, ये है पैराफॉर्मल्डिहाइड। Done, sir. तीसरे नंबर पर डालना ट्राइऑक्सेन, जिसको बोलते हैं अनदर सॉलिड पॉलीमर।
तो ये एक्चुअली 3 फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल से मिलके बनता है ऐसा। इसको लिख लो आप। डन। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ड्राई फॉर्मल्डिहाइड for reactions like Grignard reagents, dry formaldehyde for reactions like Grignard reagent is obtained by dry formaldehyde for reactions like Grignard reagent is obtained by heating paraformaldehyde and trioxane. By heating paraformaldehyde and trioxane. Next point लिखिएगा, acetaldehyde is colorless liquid, boiling point 20 degree Celsius. और इसमें एक होता है पैराफॉर्मल्डिहाइड, जिसमें 3 molecules will be involved. और एक होता है बेटा मेटा फॉर्मल्डिहाइड, लिख दिया क्या मैंने गलती से? नहीं, पैरा एल्डिहाइड लिखना है, पैरा एल्डिहाइड। इसी तरह एक होता है मेटा एल्डिहाइड। मेटा एल्डिहाइड में 4 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, एक स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख दो। जस्ट स्ट्रक्चर और कुछ नहीं बेटा। हो गया बेटा, हटा दें। Sir, sir, Now you write chemical property. sir, Yes बेटा। सर जो ट्राई फॉर्मल्डिहाइड का जो पॉइंट था उसका पैराफॉर्मल्डिहाइड एंड उसके बाद एक वर्ड था वो मिस हो गया, वो आप बता सकते Dry formaldehyde for reaction like Grignard reagent is obtained by heating paraformaldehyde and trioxane. हो? ओके सर। ठीक है बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत बार हमने पहले लिखा हुआ है। एल्डिहाइड्स कीटोन्स की जनरल रिएक्शन क्या होती है बेटा? याद करके बताओ। ANDN ना ना, जल्दी कर दी।
वेरी गुड ईशान. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. सर्वेश कलती. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सिंपल है. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आया और जुड़ गया, कुछ नहीं निकाला. ठीक है ये. और इसका जो रीजन होता है रिएक्टिविटी का, वो दो फैक्टर्स होते हैं बेटा. टू फैक्टर. पहला होता है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर बोलते हो या पोलर फैक्टर, और दूसरा होता है स्टेरिक फैक्टर. ठीक. तो ये दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. इसको पहले कॉपी कर लो. डन सर. अब देखो, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ. जो रिएक्टिविटी है वो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से एक्सप्लेन करें, चाहे आप इससे क्या बोलते हैं स्टैटिक फैक्टर से एक्सप्लेन करें, योर ऑर्डर इज गोइंग टू बी सेम. फॉर्मल्डिहाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है. फिर दूसरे एल्डिहाइड्स होते हैं. फिर बेंजल्डिहाइड होता है. फिर कीटोन आता है. और कीटोन में भी अगर बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं तो पीछे चला जाएगा वो. और फिर एंड में एरोमेटिक कीटोन्स. ये एक जनरल ऑर्डर है जो आप रट कर रखना है बेटा. ठीक है, बड़े काम का है यहाँ पर. और जनरली जो साइक्लिक कीटोन्स होते हैं वो ओपन चेन कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. इसमें यही होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए कि आपने ये है ना. अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, क्योंकि ये कार्बन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. इस पे जब इधर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराओगे तो कार्बन पे प्लस आएगा. तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को आर जो है अपने इलेक्ट्रॉन देकर कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है? कम करें. कम कर रहा है. और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी तो रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा उस पे? क्या आप समझ पा रहे हो? तो आर ग्रुप क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोनिल कार्बन. कौन से कार्बन की? कार्बोनिल कार्बन डिक्रीजेस. सो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. इसको हाईलाइट कर लेना. इसीलिए जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से. हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन. देन बेटा डन सर.
अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लो कि मान लो कि तुमने ये रिएक्शन कराया, ये क्या है बेटा, कीटोन। तो यहाँ पर जब तुम न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन के बाद ये क्या बन जाएगा, ऐसा। तो यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछूं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, आप बॉन्ड एंगल कितना बोलोगे, 120 डिग्री, 120 डिग्री। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री, है ना, 28 मिनट्स। तो ये जो आर आर ग्रुप है, इफ आर आर बल्कि, तो दे विल कम, या मैं ऐसा लिखूं, if R are bulky then they will resist reaction, they will resist reaction। कोई बता सकता है क्यों? स्टेरिक फैक्टर। yes, बस बस, वो नहीं चाहेंगे ना कि वो नजदीक आ जाए, उनको स्पेस कम मिले। यहाँ स्पेस ज्यादा मिल रहा है, उनको दूर है, यहाँ पर पास आ गए। तो ये डिजाइन में मत सोचना, बोले आप तो ये सर ये तो एंटी हो गए, ऐसा नहीं है। वो 3D है, ये तो 2D स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसको भी लिख लो। एंड दैट इज इनफ फॉर टुडे। और नेक्स्ट लेक्चर में अब विल कंटिन्यू द डिस्कशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, देन यू Sir, बोलो। sir, can you repeat the physical property first point? फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट पार्ट में केवल इतना था बेटा कि वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, तो उनका जो ये बॉइलिंग पॉइंट्स है वो एल्केन से ज्यादा होता है, लेकिन एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते सेल्फ में। HBO means hydroboration oxidation. This we have done in chapter alkyne alkene.